नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है अमृतलाल वैगड़ की लिखी हुई यात्रा वृत्तांत सौंदर्य की नरी नर्मदा, जिसका भाग 5 4 भागों में हमने इसके 6 अध्याय तक पढ़ लिए हैं। पिछले अध्याय का नाम था मंडला से महाराजपुर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ग्वारी घाट, महाराजपुर से ग्वारी घाट। आइए जानते हैं, क्या ये वही सहस्त्रधारा है जिसके तट के से जाते समय इसे दिवाली की छुट्टी से देखा था। सचमुच सहस्त्रधारा थी। नर्मदा की असहस्त्र जलधाराओं का सैलाब उमड़ रहा था। दूर दूर तक फैले अनगिनत प्रपात नदी के वेग को चौबाला कर रहे थे। हरहराती उफनाती बल खाती धारा के पास जाने में बड़ा भय लगता था। और आज बहुत खोजने पर एक सूक्ष्म धारा मिली। नर्मदा का सूखा चट्टानी पाट गर्म कड़हा की तरह खोल रहा था। जहां हमने भूरी भूरी में नर्मदा को देखा था, वहां इस गर्मी में उसकी सांस भर चल रही थी। सभी कुछ निर्जीव, सुनसान, नेत्रहीन और मूक। और हो भी क्या सकता था? शताब्दी का भयंकर सूखा पड़ था। कुएं, तालाब, नदी, नाले प्राय सूखे चले थे। गांव खाली हो रहे थे। पूरा उत्तर भारत अभूतपूर्व जल संकट का सामना कर रहा था। ऐसे में नर्मदा भी सूख कर कांटा रह जाए तो क्या आश्चर्य। 27 मई 80 को, यानी 1980 को, महाराजपुर, मंडला जगह का नाम है, में से चले पहला दिन था और सुबह ही धूप चटक ओचली थी, इसलिए अधिक नहीं चले। मानो देही में ही रुक गए हो। वहां से सहस्त्रधारा देखने गए। यह अंदाज तो था कि धारा सिमट रही है, लेकिन इस तरह उमड़ गई होगी यह कल्पना नहीं थी। सहस्त्रधारा का एक वह राजेश्वर रूप देखा था। पानी को छलछलाता, चौकड़ी भरता, घन घमंड घोषणा करता। आज यह दलित दाक्षरा सा रूप देखा। निर्जला, नीरव, मूक और चट्टानों का ढांचा मात्र। उतार चढ़ाव किसके जीवन में नहीं आते। पानी के न रहने पर एक फायदा था। नदी का पाट खुली किताब की तरह सामने था। वेगवती धाराओं से चट्टानों को कैसा काटा व तरासा था, इसे हम अच्छी तरह देख सकते थे। तारों की शोभा हम तभी देख सकते थे जब चांद न हो। पेड़ के गठन को तभी समझा सकते हैं जब पतझड़ हो। आज हमें यही मौका मिला था। पानी के ने चट्टानों को तराश दिया था, लेकिन तराश तो था ही। बिल्कुल आश्चर्य यह देखकर हुआ कि उनमें बड़े बड़े सुराख कर दिए थे। बिल्कुल उतरे दूसरे से बाहर निकले पानी नर्मदा के मानो पत्थर के कान बींधे हो। यानी ऐसा लग रहा था उनमें आर पार छिद्र हो गए थे पत्थरों में। तो ऐसा लग रहा था जैसे कान बींध दिए हो। तो हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि कान बींधने वाला प्रकरण कहाँ आया है। तो ये आपका अध्याय 7 में है। यही भंवर होता है, कोई इनमें फंस जाए तो जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। आज समझ में आया कि अच्छे से अच्छे तैराक भी अनजाने में क्यों नहीं उतरता। दूसरे दिन पाँव फटते ही चल दिए। दोपहर की दहकती गर्मी में बुजबुजिया पहुंचे। इस सूखे में यह गांव हरा भरा था। यहाँ वन विभाग की नर्सरी है। तरह तरह के पौधे उगाए जाते हैं, खासकर शौगान के। दूसरी तरह के पौधे थे। मैं एक मजदूर से पूछा, वे काहे के पौधे हैं? लिपस्टिक के। लिपस्टिक के, मैंने आश्चर्य से पूछा। उसने फिर वही जवाब दिया। तो मैं पास जाकर देखा, वे यूकलिप्टिक के पौधे थे। यूकलिस्ट कोई चीज है ना, यूकलिप्टिस। यह नर्मदा में कुछ अधिक पानी था। यहाँ नर्मदा में कुछ अधिक पानी था। प्रपात भी थे। पास ही वन विभाग के कमरे का बरामदा मिल गया तो वहीं टिक गए। कमरे में एक कंपाउंडर रहता था। मंडला से आए उसे 15 दिन हुए थे। बेहद गर्मी थी। रात को बाहर सोए और हम और यादविंदर नीचे जमीन पर, कंपाउंडर चारपाई पर। रात को कोई 1:30 बजे बूंदाबांदी हुई तो मैं बरामदे में आ गया। फिर यादविंदर और अंत में कंपाउंडर। हम जमीन में पर सोए, कंपाउंडर चारपाई पर। दरवाजे में पल्ले नहीं थे, है ना। आगे देखिए। कोई आधा घंटा हुआ होगा कि कंपाउंडर जोर से चिल्लाया, सांप! यह लोग भी हड़बड़ा कर उठ बैठे। हम लोग भी हड़बड़ा कर उठ बैठे। मेरे पास टार्च थी, तुरंत जलाई। वह कहने लगा, सांप था मेरी बाह पर। मुझे ठंडा ठंडा लगा तो हड़बड़ा कर उठ बैठा। बुरी तरह से डर गया था। अटक अटक कर बोल रहा था, डर
हम भी गए थे, टार्च और लालटेन की सहायता से कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन सांप नहीं मिला। मैंने कहा, तुम्हें भ्रम हुआ है, सांप कहीं नहीं है। फिर तुम तो चारपाई पर लेटे थे, सांप उस पर कैसे चढ़ेगा? सांप ही था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कोई 10 मिनट के बाद देखा दरवाजे में से सांप आ रहा था। उसकी बात सच थी। एक लकड़ी की सहायता से मैंने उसे बाहर किया। एक पत्थर पर पानी था, देर तक पीता रहा, प्यासा था। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कंपाउंडर बोला, मारो। मैंने कहा, तुम ही मारो। उसने कहा, मेरा शरीर तो क्या, आत्मा तक कांप उठी। मुझसे यह नहीं होगा। यादविंदर, तुम ही मारो। गुरुजी, आज तक सांप नहीं मारा, मुझे भी यह नहीं होगा। मैंने कहा, आप जैसे रथी महारथी इसे नहीं मार सकते तो मेरी भला क्या बिसात। आगे एक साल वृक्ष के नीचे जाकर वह रुका, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी देर में काफी ऊपर पहुंच गया। सांप को पेड़ पर चढ़ने पहली बार देखा। कंपाउंडर की बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रहा। दूसरी ओर एक दूसरा सांप जो उससे मोटा था दूसरे पेड़ पर चढ़ रहा था। शायद हम नागलोक में आ गए थे। रात का घना को अंधेरा, सन्नाटे का आलम और पेड़ों पर सांप चढ़ते सांप बड़ा भयानक लगा। इतने में कंपाउंडर एक छोकरे को ले आया। उसी समय पहला सांप पेड़ पर से उतर रहा था। जमीन पर आते ही छोकरे ने 2 डंडे जमाए तो सांप का काम तमाम हो गया। दूसरे सांप को पेड़ में गायब हो गया, हाथ ही नहीं आया। ऐसे में नींद कहाँ से आती। बाकी रात जाग कर काटी। कंपाउंडर कहने लगा, कल ही मंडला जाकर इस्तीफा दे दूंगा। 20 साल की नौकरी जाए भाड़ में। हम भी सोच रहे थे कब सवेरा हो और यहाँ से कूच करें, है ना। कहने का मतलब ये है कि सांप देख लिए लेखक ने बहुत सारे। सवेरा होते ही चल दिए। हवा एकदम बंद थी। पूरा भूखंड जल रहा था। पेड़ में धूप से कुमला गए। भरी दोपहर में घाघा पहुंचे। गांव ने जाकर नदी किनारे एक पेड़ के नीचे रुके। अब जोरों से लू चलने लगी। किसी तरह खाना पकाया, खाकर वहीं लेटे। ज्यों ज्यों पेड़ की छाया सरकती त्यों त्यों हम सरकते। आंधी उठती तो सारी देह धूल में अट जाती। पर हवा को का हिनहिनाना, पेड़ों का रंभाना सुनने में मन को रम गया। और तो लू के थपेड़ों खाते वहीं पड़े रहे। शाम तक हमारे ऊपर धूल की 4-6 परतें जम गई। मैं मानो मोहनजोदड़ो हूँ और यादविंदर हड़प्पा हो, ऐसा हाल हुआ। बर्फ की यही था कि उन प्राचीन नगरों को दूसरों ने खोद लिया था, जबकि हम स्वयं उठ खड़े हुए थे और चलते बने। घाघा में रहने की व्यवस्था हो गई तो घूमने निकले। पास ही दूसरा गांव है, घाघी। वहां नर्मदा तट गए। नदी की धारा उसी तट पर थी, इसीलिए सूखे रेतीले पाट को पार करने के सामने तट गए। वहां जाकर चकित रह गए। वहां कोई धारा ही नहीं थी। आंखों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पानी नहीं था तो नहीं था। नर्मदा की धारा टूट गई। ऐसा भी है, आप पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, नर्मदा की धारा कहाँ टूटी हुई पाई लेखक ने? तो घाघा में। घाघा और घाघी 2 आपस में गांव है अगल बगल के, है ना। पुरुष और स्त्रीवाचक रूपों में धरे गए हैं नाम। ये होता है, हमारी तरफ भी बहुत होते हैं ऐसे गांव। आपके गांव की तरफ भी होते होंगे। पिछले साल की गर्मी में चले थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा था। दाहिनी और पतली धारा थी, दूसरी और भी थी, लेकिन बीच में अचानक गायब हो गई। नर्मदा की गागर एकदम खाली थी। पिछली यात्राओं में हमने नर्मदा का वनवास देखा था, इस बार की यात्रा में उसका अज्ञातवास देखा। हम चाहते तो 10 कदम चलकर उस तट पर पहुंच जाते, लेकिन गए नहीं। नर्मदा ऊपर नहीं है तो क्या हुआ, रेत के नीचे जरूर बह रही है, इसीलिए हमने उसे जाहिर नाजिर माना और वहीं से लौट आए। अगला पड़ाव बुधेरा। नर्मदा की धारा वहां भी टूट गई थी। बुधेरा से झुरकी। झुरकी के पटेल बड़े लोग विनोदी प्रिय थे। हम लोगों का स्वागत करते हुए किसी से कहा, आप लोगों के लिए वही प्रागैतिहासिक शरबत ले आओ। शरबत आया, बड़ा ही स्वादिष्ट था। कहने लगे, यह सांवला पुदीना आदि से बना है, इसीलिए प्रागैतिहासिक शरबत कहता हूँ। मैंने देखा इस विनोद प्रिय आदमी को भी विषाद की काली छाया ने डस लिया। पानी ही बरगी में नर्मदा एक विशाल बांध बन रहा था, है ना। आगे चलते हैं। उनका यह गांव और आसपास के कई गांव उस बांध में डूब जाएंगे, तभी से वहां जाएंगे, क्या करेंगे, यही चिंता उसे सता रही थी। दरअसल बेघर होने की यह चिंता उसकी ही नहीं, सारे इलाके की थी।
पद्मी घाट में एक अच्छा आश्रम था। रात वहां रहे, भोर होते ही चल दिए। पेड़ ऐसे काले दिख रहे थे मानो झुलस गए हो। शाम को भिखारी पहुंचे। गांव का नाम भिखारी। गांव के पटेल के यहाँ रहने को तो मिल गया, लेकिन पानी मांगा तो उसने रस्सी बाल्टी थमा दी और कुएं बता दिए। पानी लेकर गए तो रस्सी मुश्किल से बीच कुएं तक पहुंची। पानी पाताल को चला गया था। पास ही झोपड़ी का ग्रामीण हमारी परेशानी समझ गया, अपनी रस्सी ले आया, दोनों को जोड़ा, तब पानी निकला। गांव के इस एक कुएं में पानी था, बाकी सब सूख चुके थे। यहाँ से छिंदवाहा नर्मदा के संग संग चले। रोटा पहुंचकर एक वन रक्षक की झोपड़ी में डेरा डाला। वह वहां यहाँ के पेड़ कटवा रहा था। यह इलाका बांध में डूब जाए, इससे पहले पेड़ों को कटवा लेना जरूरी है। सुबह नदी में से चले। दिन बेहद गर्म था। देखिए, ऐसा है, लेखक ने पिछली यात्रा में कहा था कि यहाँ पानी था और किसान ने मुझे लोटा और बाल्टी थमा दी और मैं वहां से लेके आया, लेकिन अब की बार पानी बहुत मुश्किल से आया, है ना। अंतर देखने को मिला, यही तो समझाना चाह रहे हैं हमको लेखक। और हवा ने अपने पंख समेट लिए। दोपहर को एक जगह बहुत से मजदूर स्त्री पुरुष पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। पास ही राहत कार्य से सड़क बन रही थी, इसी में लगे थे। कुछ सो रहे थे, कुछ गा रहे थे। उनका अधेड़ उम्र का मुखिया मौज में आकर नाच रहा था। इसके गीतों ने मन मोह लिया तो गोपी टोला में इन्हीं में से एक के घर रात में रह गए। रात को वे भी गीत सुनाने और नाचेंगे। यादवेंद्र भोजन बनाने की तैयारी करने लगा तो हमारे मजदूर यमयान ने मना कर दिया। भोजन आपका हमारे यहाँ होगा। यह आदमी जिसने हमने 4 रुपये रोज पर जेठ की तपती दोपहरी में ताबड़तोड़ मेहनत करते देखा था, कहता है कि भोजन आप हमारे यहाँ करेंगे। भाई मजदूर, मैं तुम्हारी रोटी खाऊंगा महाभारत के नेवलों की तरह। शायद मेरा शरीर सोने का हो जाए। देर रात तक लोकगीत व लोक नृत्य का आनंद लेते रहे। सुबह बीजासेन के लिए चल दिए। रात को यहाँ भी नृत्य देखने मिले। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद और रूखा सूखा खाने के बाद भी ये लोग जीवन का रस लेना जानते हैं। दूसरे दिन शुष्क पहाड़ियों से होते हुए पायली पहुंचे। पायली में जिनके यहाँ ठहरे थे वे विदुर थे। मैंने पूछा, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? उसने कहा, मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने सोचा दोबारा शादी करूंगा तो बच्चे माँ से तो गए, बाप से भी जाएंगे, इसलिए नहीं की। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े बेटे की बहू भी आज गई है। शाम को नर्मदा तट गए। 25 बरस पहले भी यहाँ आया था, तब यहाँ कैसा घना जंगल था, विशाल वृक्षों से लिपटी सुदूर लताएं मुझे आज भी याद थी। पर अब कुछ भी नहीं बचा था। इंसान की कुल्हाड़ी ने सर्वनाश कर डाला। बड़े सवेरे बर्गी कॉलोनी के लिए चल दिए। मेरी चाल अपने आप तेज हो गई। उन दिनों मेरा बड़ा लड़का सी शरद वहां रहता था। चंड सूर्य के प्रचंड ताप में उसके द्वार पर खड़े होकर कहा, भिक्षाम देहि। यहाँ नर्मदा का पर एक विशाल बांध बन रहा था। शाम को उसे देखने गए हजारों मजदूर और सैकड़ों यंत्रों से यह स्थान जीवंत हो उठा। बांधों की दीवार बहुत कुछ हो चुकी थी। एक सीढ़ी से अंदर उतरे तो मैं चकित रह गया। बांध की ठोस नजर आती दीवार में इस घोर से उस छोर तक बिजली की रोशनी में जगमगाती सुरंग थी। देख रेख के लिए बड़े बांध में ऐसी सुरंग रहती है, यह तभी जाना। जब यह बांध बन जाएगी तो यहाँ का नक्शा ही बदल जाएगा। यहाँ एक विशाल झील बनेगी। मैं सोचने लगा, इस झील का नाम क्या होना चाहिए। याद आया, कभी यहाँ एक स्त्री रहती थी। एक दिन उसने सुना राम आ रहे हैं, स्वागत के लिए उसके पास बेर के सिवाय और था ही क्या। राम आए तो चख चख कर मीठे बेर देती रही। प्रेम के विहल सबरी को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह राम को झूठे बेर खिला रही है। सोचा कि इस प्रदेश की उस सरला आदिवासी नारी की याद में इस झील का नाम सबरी झील रखा जाए तो क्या ही अच्छा हो। सबरी के बेर, सुदामा की चावल, विदुर की भाजी, क्या इनका कोई मोल हो सकता है? मैं तो इसी बात का नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं, मैं तो इस बात का है कि हम जो दे रहे हैं उसमें अपना हृदय उड़ेल रहे हैं या नहीं। यहाँ से पारा पास ही है, पर गांव की गलियों भाग गई है तो रात यहीं रहेंगे। भिनसारे चल दिए। आगे टेमर संगम पड़ा। टेमर किस ठस्से के साथ नर्मदा से मिल रही थी। इसी सूखे में भी
उसमें पानी था। संगम में देर तक स्नान करते रहे, तभी आकाश में बादल गिर आए, बूंदाबांदी होने लगी। मैं बहुत खुश था, सोचा आज त्रिवेणी स्नान हुआ। 2 धाराएं पहले से थी, तीसरी ऊपर से आ मिली। जब से बर्गी कॉलोनी से चले हैं, तब से एक नया दृश्य बराबर देखने को मिल रहा है। शायद बारूद से चट्टानें तोड़ी जा रही है, बड़ी बड़ी नहरें खोदी जा रही है। बांध के बन जाने पर ये नहरें खुशहाली की सौगातें लाएंगी। सारा इलाका धन धान्य से लहरा उठेगा। लेकिन परकम्मा वासियों का क्या होगा? नदी के दोनों ओर इन नहरों का जाल दूर दूर तक फैल जाएगा और उनमें नर्मदा जल प्रवाहित होगा तब, या नहीं नहरों को लांघना नर्मदा लांघने जैसा होगा। नहीं लांघने पर इनका बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर भी वह नर्मदा परिक्रमा ही नहीं रहेगी। तब क्या किया जाए? मेरा विचार है कि जब नर्मदा का स्वरूप बदलेगा तब नर्मदा परिक्रमा वासियों के नियम भी स्वरूप बदलेगा। नहर नदी की दूसरी पीढ़ी हुई, छोटी नहरें तीसरी पीढ़ी। परिक्रमावासी का दायित्व नदी के प्रति है, उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी के प्रति नहीं। इसलिए इन नहरों को लांघने में कोई दोष नहीं। रात खमीरिया में रहे, यहाँ से सड़क मिल गई। दोपहर को ग्वारी घाट जबलपुर आ गए। इस बार की यात्रा पूरी हुई। यात्रा का शुभारंभ इसी ग्वारी घाट से हुआ था। उस तट से गए, इस तट से लौटे थे। लौटते समय सामने तट के गांव को देखते ही पूर्व स्मृति के तार झंझना उठे। जिनके यहाँ ठहरे थे उनकी याद आ जाती। खबर भिजवा देते तो मिलने आ जाते। पाठा के शिक्षक, सहजपुरी के सन्यासी, छवेलिया का तुलाराम, कोटवार सभी बड़े प्रेम से आए थे। तुलाराम तो स्त्री बच्चों को लेकर आया था, सभी हमारे लिए सीधा लाए थे। तो उस तट के पाठा, सहजपुरी, छवेलिया, बरेइछा घेटा और इस घाट के घाघा, घाघी, झुरकी, बखारी, रोटो, पायली, तुम्हें जुहार। अब तुम तो थोड़ी ही दिनों के मेहमान हो ना। नर्मदा के झुलावे लुभावने किनारे तुम ही अलविदा। और सौंदर्य सरिता नर्मदा, तुम्हें भी अलविदा। क्यों, यहाँ तुम भी तो उस विशाल झील में उसी तरह खो जाओगी जिस तरह दूध के बर्तन में बढ़ती धारोष्ण धार दूध की धार खो जाती है। यहाँ पर समाप्त हुआ हमारा 7वां भाग, जिसका नाम था महाराजपुर से ग्वारी घाट। ये चित्र देख लीजिए आप एक बार। चित्र में 2 पुरुष हैं जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और एक पीछे स्त्री बैठी सुन रही है। तो इस प्रकार के दृश्य आपके समक्ष दिखाकर पूछा जा सकता है प्रश्न, या ऐसे लिखकर पूछा जा सकता है कि कौन से में है। ये रेखा चित्र भी है एक तरीके से, आप ये मान लीजिए आप इसको, है ना। तो यहाँ पर हमने जाना इसका भाग 6 और यहाँ पे अध्याय इसका 7 था, ठीक है। कुल यात्राएं कितनी है ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है। ओके, अब इसमें आपको पढ़ते रहना है लगातार, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। 22 भाग इसमें हैं और इसमें लेखक ने 12 यात्राओं का वर्णन किया है। तो 12 यात्राओं में हमने क्या सीखा, क्या देखा, ये सब आप बताइएगा। और ये लेखक की यात्रा कमेंट बॉक्स करके समझाइए कैसी लग रही है आपको। चित्रों को आप बार बार में देखते रहें, चित्रों से प्रश्न आ सकते हैं इसमें, और प्रश्न लायक कुछ नहीं है, घटनाक्रम ही इसमें प्रश्न लायक है, ठीक है। वैसे इसमें सामान्य ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं। अब आगे हम जानेंगे अगले भाग को। हमारा वीडियो का होगा 7वां भाग और किताब का अध्याय होगा 8, ठीक है। तो अगले भाग में जानते हैं। इस भाग में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।